अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अकील अहमद। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ। आज मेरा टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। इम्तहान में ज़्यादातर अक्सर जो है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का सवाल आता है। इस सवाल में थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है और उसके साथ साथ जो रिक्वायर्ड होती है उसकी जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री बनाने का सवाल है, ज़्यादातर इसमें थोड़ी कैलकुलेशन के साथ जर्नल एंट्री बनाई जाती है। ठीक है, मैं आपको इस सवाल के ज़रिए एक फॉर्मेट बता रहा हूँ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की एंट्रीज़ बनाने का। सवाल में जो चंद एंट्रियाँ आती हैं, लेकिन मैं ज़्यादा एंट्रियाँ दूँगा यहाँ पर आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एंट्री कैसे बन रही है। ट्रांज़ैक्शन है आपके पास इम्तहान में आएँगी, 4, 5, 6, 7 ट्रांज़ैक्शन आएँगी, डेट वाइज़ आएँगी, तो आपने उसकी एंट्री पास करनी है। जो मैं यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन दूँगा एंट्रियाँ, उनमें से लाज़मी वहाँ उन ट्रांज़ैक्शन के अंदर एंट्री होगी। मैं पॉसिबल सारी एंट्री देता हूँ, आपको फॉर्मेट याद रखना है। मैं ऊपर हेडिंग भी लिख दूँगा कि ये जर्नल एंट्री जो बना रहे हैं किस चीज़ की है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एक मेथड होता है अकाउंटिंग में जॉब की पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने का, टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का, कि कितने यूनिट्स हमारे प्रोड्यूस हुए हैं मालूम करने का। दो सिस्टम अकाउंटिंग के बताए गए हैं, एक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम बताया गया है और दूसरा प्रोसेस कॉस्टिंग। बल्कि सिस्टम तो नहीं, ये मेथड है। एक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड बताया गया है कॉस्ट को एलोकेशन करने का, यानी जितने भी खर्चे हुए हैं उस खर्चों को उस प्रोडक्ट के ऊपर डालने का, इसको एलोकेशन बोलते हैं। खर्चों को प्रोडक्ट पे डालने के लिए एलोकेशन बोलते हैं। एक तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम है, एक प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम है। प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथी है और उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ती है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम बहुत आसान है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बआसानी से आप इसको समझ सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो। अब मैं इनमें फ़र्क बताऊँ, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम और प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम में क्या फ़र्क है। प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम में हम बड़े पैमाने पे पैदावार को तैयार करते हैं, यानी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हम बहुत ज़्यादा तादाद में अशिया तैयार करते हैं और बिना किसी ऑर्डर के तैयार करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हमारा अपना फार्मूला होता है, हमारा अपना मोनोग्राम होता है और हम अब उसके अपना स्टैंडर्ड होता है। उस स्टैंडर्ड मयार के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट तैयार करते हैं। अभी तक हमने कोई मार्केट में ऑर्डर नहीं लिया होता, कोई सेल ऑर्डर नहीं लिया था। हम अपनी प्रोडक्ट तैयार करके पहले अपने वेयर हाउसेस के अंदर भेजते जाते हैं तैयार करके। उसके बाद हमारी टीम जो है, जो सेल फोर्स होती है, मार्केटिंग फोर्स होती है, वो काम करती है और उस प्रोडक्ट को सेल आउट करती है। ठीक है, चूँकि इसके अंदर जो है तमाम प्रोडक्ट जो होती हैं, तमाम गुड्स जो जो अशिया तैयार करते हैं, वो जो है आइडेंटिकल नेचर के होते हैं, यूनिक नहीं होते। सारे मिलते-जुलते एक जैसे होते हैं। जैसे कार देख लें आप, वो जैसे आप वो देख लें, स्कूटर क्या बोलते हैं, सुपर पावर स्कूटर है। सुपर पावर प्रोसेस कॉस्टिंग, उसकी प्रोसेस कॉस्टिंग होती है, क्योंकि सुपर पावर जब बनाई जाती है स्कूटर, तो वो किसी से ऑर्डर नहीं लेते हैं। वो उनका अपना एक फार्मूला है, उनका अपना मोनोग्राम है, उनका अपना एक स्टैंडर्ड है। वो अपने स्टैंडर्ड मायार के मुताबिक प्रोडक्शन बड़ी तादाद में बनाते चले जाते हैं। जब फिनिश हो जाती है तो उसको अपने वेयर हाउस यानी गोदामों में भेज देते हैं। उसके बाद उनकी मार्केटिंग टीम, उनकी सेल टीम अपना वर्क करती है। उसको आगे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट पैकेजिंग वगैरह सब करके उसको निकालता है, एडवर्टाइजिंग वगैरह सब करके माल निकालता रहता है। वो प्रोडक्शन रुकती नहीं है। प्रोसेस कॉस्टिंग में कंटिन्यू प्रोसेस चल रहता है, प्रोडक्शन होती रहती है। उसका ताल्लुक जो है आपकी सेल से नहीं होता, वो कंटिन्यू प्रोडक्शन होती रहती है। वहाँ पे एक ही जैसी प्रोडक्शन होती है। तमाम आप सुपर पावर स्कूटर देख लें, एक जैसी आएंगी। तमाम आप यूनिक स्कूटर देख लें, एक जैसी होंगी। तमाम होंडा 70 देख लें, एक जैसी होंगी। जहाँ एक जैसी प्रोडक्ट पैदा होगी, बनाई जाएगी, तो उसको हम प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं, और कंटिन्यूस बिना किसी कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक। लेकिन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग ज़रा डिफरेंट है प्रोसेस कॉस्टिंग से। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हम हर प्रोडक्ट यूनिक होती है, यानी अलग अलग होती है, हर प्रोडक्ट अलग होती है। और कस्टमर जो होता है हमारा ग्राहक की जो है हिदायत के मुताबिक होती है, हमारी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती।
जब प्रोडक्ट हम अपनी कस्टमर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बनाएंगे तो वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कहलाएगी। जॉब माने काम, और वो काम जो आप कस्टमर के मुताबिक बना रहे हैं, जिसने आपको हुक्म दिया है। हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में खुद से कोई अशिया बना के रखते नहीं हैं। हम इंतज़ार करते हैं कस्टमर का, पहले कस्टमर से ऑर्डर्स लेते हैं। कस्टमर की अपनी स्पेसिफिकेशन आती है कि हमें एक प्रोडक्ट चाहिए, इस किस्म की होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। उसको हम अपनी कॉस्ट बता देते हैं कि इतने की आपको पड़ेगी ये। वो एग्री हो जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा साइन हो जाता है उसके साथ, और उसको हम टाइम पीरियड दे देते हैं। तो फिर हम अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। उस टाइम पीरियड के ख़त्म होते ही हमारी प्रोडक्ट जैसे ही फिनिश होती है, हम वेयर हाउस में नहीं भेजते हैं यहाँ पे कि हमारे को, हम डायरेक्ट कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में जो अशिया बनाई जाती है वो बड़े पैमाने पर नहीं बनाई जाती, छोटे छोटे ऑर्डर्स मिलते हैं कस्टमर से। उसके मुताबिक, जैसे अगर आप फ़र्ज़ करें टेलर की दुकान है, हर आदमी टेलर के पास जाता है। टेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग तो करता है प्रोडक्ट। आपके मुताबिक आप अपना कपड़ा लेकर जाते हो, मटेरियल लेकर जाते हो उसके पास, और अपना साइज़ देते हो, नाप देते हो। आपकी इंस्ट्रक्शन, आपकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपका सूट बनाता है। इस तरह एक दिन में कितने सूट बनाता है, लेकिन हर सूट यूनिक होता है, अलग अलग होता है, हर एक की पैमाइश अलग हुई भी होती है। वो इसको बोलते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, ठीक है ना। और जो टाइम देते हैं डेट को तैयार होने का, कस्टमर उस तारीख को रसीद लेकर आता है, आप उस वक्त हैंड ओवर कर दो, ट्रांसफ़र कर दो। ऐसा नहीं कि अपनी दुकान में उसको संभाल के रखते हो। ठीक है, समझ में आ गया हो फ़र्क। अब हम चलते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं। चले, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ। नंबर 1 में हेडिंग लिखता हूँ, वैन डायरेक्ट, डी फॉर डायरेक्ट, आर फॉर रॉ मटेरियल, आर फॉर रॉ, एम फॉर मटेरियल। मैं ये लिखूँगा DRM, डायरेक्ट रॉ मटेरियल, जगह बचाने के लिए DRM माने डायरेक्ट रॉ मटेरियल। व्हेन डायरेक्ट रॉ मटेरियल इज़ परचेज, जब डायरेक्ट रॉ मटेरियल को आप परचेज़ करते हैं, सवाल में एंट्री आएगी डायरेक्ट रॉ मटेरियल परचेज़ करने की। या खाली डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, रॉ मटेरियल परचेज़ कर देंगे, ठीक है। तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, अगर डायरेक्ट का लफ्ज़ लिखा हुआ आएगा तो आप डायरेक्ट रॉ मटेरियल परचेज़ लिखेंगे। अगर रॉ मटेरियल का लफ्ज़ आएगा तो फिर आप डायरेक्ट का लफ्ज़ लिखें, रॉ मटेरियल परचेज़ लिखेंगे, ठीक है। मैं एंट्री बनाता हूँ, ये लाइन बना देता हूँ मैं आपको। आप बिल्कुल इनके मुताबिक अपनी एंट्रियाँ बनाइएगा, इम्तहान में पास कर लेंगे सवाल। मैंने पहले बहुत से लोगों को, स्टूडेंट को पढ़ाया था, उन्होंने पास करके आ गए हैं आराम से, लेकिन प्रैक्टिस की थी उन्होंने। अब जब एंट्री आपके पास आए, जब भी डायरेक्ट रॉ मटेरियल इस परचेज, अगर डायरेक्ट का लफ्ज़ आता है, डायरेक्ट रॉ मटेरियल परचेज किया, तो आप एंट्री बनाने में भी डायरेक्ट रॉ मटेरियल परचेज लिखेंगे। अगर आप खाली लिखा आता है रॉ मटेरियल परचेज है, तो फिर आप रॉ मटेरियल को यूज़ करेंगे लफ्ज़, फिर डायरेक्ट का लफ्ज़ नहीं लिखेंगे। सही है, ये बात आप नोट कर लें। तो मैं एंट्री पास कर रहा हूँ, मैंने परचेज़ किया डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट रॉ मटेरियल अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा। फ़र्ज़ करें 1 लाख, मैंने 4 लाख रुपए का ख़रीदा है। एग्ज़ाम में दिया है एंट्री में कि एक पहली तारीख की एंट्री दी है कि डायरेक्ट रॉ मटेरियल परचेज़ किया है 4 लाख रुपए का। तो आप क्या अकाउंट करेंगे, एंट्री बनाते हुए डायरेक्ट रॉ मटेरियल को डेबिट कर देंगे, ये डेबिट साइड में लिख देंगे, और क्रेडिट कर देंगे। अब साथ में उसमें होगा उधार में ख़रीदा है या कैश में ख़रीदा है। अगर उधार में लिखा होगा तो ऑन अकाउंट का लफ्ज़ लिखा होगा, या ऑन क्रेडिट का लफ्ज़ लिखा होगा, या फ्रॉम करके किसी शख्स का नाम या कंपनी का नाम लिखा होगा, लेकिन कैश का कोई ज़िक्र नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इनमें से तीनों में से कोई नाम नहीं लिखा, ना किसी शख्स का नाम लिखा हुआ है, ना कंपनी का नाम लिखा हुआ है, और ना जो है उसके अंदर ऑन अकाउंट लिखा है, ना क्रेडिट लिखा हुआ है। लेकिन लिख दिया डायरेक्ट रॉ मटेरियल इज़ परचेज फॉर रुपीज़ जो है 400,000। इसका मतलब है आपने कैश में ख़रीदा है, ठीक है। अक्सर जो है परचेजिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग में कैश में नहीं होती है, उधार में होती है। तो हम यहाँ ये
एज्यूम कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि परचेजिंग हमारी उधार में हुई है, तो हमारी ट्रांजेक्शन इस तरह है, परचेज डायरेक्ट रॉ मटेरियल ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट, यहाँ इन दोनों लफ्ज़ लिख देते हैं। परचेज डायरेक्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम सलीम लिख दिया या सलीम एंड कंपनी लिख दिया फॉर ₹400,000। ठीक है, तो मैं उधार शो कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने सलीम एंड कंपनी से 4 लाख रुपए का उधार में डायरेक्ट रॉ मटेरियल ख़रीदा है। तो मैं यहाँ कर दूंगा अकाउंट, क्रेडिट में करूँगा A/P लिख दूंगा शॉर्ट में, ए से अकाउंट, पी से पे बिल, अकाउंट पे बिल, ऐसे लिख देता हूँ पे बिल आपके लिए, अकाउंट पे बिल। और यहाँ नाम लिख दूंगा अगर उधार में है तो, जैसे मैंने सलीम का नाम बताया, आपके पास इम्तान में जो भी नाम हो, सलीम एंड को, मैंने कंपनी भी कर दी यहाँ पे, या खाली सलीम हो सकता है। मैंने इनको पेमेंट करनी है 2 महीने के वादे पर, मैंने 1 महीने के वादे पे या 15 दिन के वादे पे मैंने इनसे 4 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीद लिया, तो मैंने अभी पेमेंट नहीं करी, तो ये 4 लाख रुपए मैंने क्रेडिट कर दिए। लाइबिलिटीज़ हमेशा क्रेडिट में शो की जाती है। अगर मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें एक उधार में नहीं कैश में होती, तो फिर मैं यहाँ क्रेडिट में करता, यहाँ 4 लाख रुपए कैश लिखता, यहाँ पे कैश या बैंक, अगर चेक देता तो बैंक लिखता या कैश लिखता। ये याद कर लें, बिल्कुल एंट्री इसी तरह करेगी, थोड़ी सी समझ आपने रखनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। जब आप ये एंट्री कर लेंगे तो ये थोड़ी सी नरेशन लिखना पड़ती है, वजाहत कि आपने ये एंट्री किस चीज़ की बनाई है, तो हम लिखेंगे टू रिकॉर्ड, जो हमने रिकॉर्ड की है, क्या करा है, टू रिकॉर्ड, शॉर्ट में लिखा जाता है, डायरेक्ट रॉ मटीरियल परचेज, डायरेक्ट रॉ मटेरियल परचेज को हमने रिकॉर्ड किया है। ये हम इस एंट्री को यहाँ से लाइन मार देंगे। ठीक है स्टूडेंट, कि मैं आपकी सहूलत के लिए रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मेट बना रहा हूँ मैं आपको, आप इस फॉर्मेट को हमेशा याद रखिएगा, एंट्री में कभी माहर नहीं खाएंगे। चलिए एंट्री नंबर 2 देता हूँ मैं। अगर लिखा होता डायरेक्ट रॉ मटेरियल, ना लिखा होता उस सवाल में, तो इफ़ रॉ मटेरियल, मैंने इफ़ लगा दिया, मैंने लिखा, अगर रॉ मटेरियल इज़ परचेज, रॉ मटेरियल अगर परचेज करते हैं हम, तो फिर ये डायरेक्ट का लफ्ज़ है, एंट्री यही होगी जो हमने बनाई है, एंट्री हमारी यही होगी जो हमने बनाई है, पर यहाँ लफ्ज़ डायरेक्ट का हटा के हम लिख देंगे रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल्स डेबिट कर देंगे अकाउंट को। और इसी तरीके से अकाउंट पे बिल है, अगर उधार में तो अकाउंट पे बिल, अगर कैश में है तो कैश। चलो मैं इसको कैश में कर देता हूँ, कैश क्रेडिट, ये लिख लेते हैं 4 लाख की एंट्री। एक बार मैंने कैश में बना दी इसको आपकी आसानी के लिए, एक बार मैंने उधार में बना दी। ये इसका नाम रख दिया डायरेक्ट रॉ मटेरियल होता है, डायरेक्ट रॉ मटेरियल। अगर ये रॉ मटेरियल खाली लिखा हुआ होता सवाल में, तो हम रॉ मटेरियल लिखते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातें लड़के गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ वजाहत कर दी। अब यहाँ पे नरेशन लिख देना, टू रिकॉर्ड, ये हमने रिकॉर्ड ये किया है, जो ऊपर डेबिट कर रहे हैं ना, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, टू रिकॉर्ड रॉ मटेरियल परचेज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने रॉ मटेरियल परचेज़ की एंट्री बनाई है, इम्तान में आएगी, रॉ मटेरियल परचेज फॉर कैश या इन कैश ₹400,000, आप फॉर एंट्री बना देंगे रॉ मटेरियल परचेज अकाउंट को, यानी आप परचेज़ का लफ्ज़ तो नहीं लिखेंगे, रॉ मटेरियल लिखेंगे, रॉ मटेरियल डेबिट करेंगे और कैश क्रेडिट कर देंगे। ठीक है एंट्री। चलो तीसरी एंट्री बनाते हैं, थर्ड एंट्री, वैन, जब रॉ मटेरियल हो या डायरेक्ट रॉ मटेरियल हो, बता दिया मैंने 2 एंट्री में, मैं खाली रॉ मटेरियल लिखता हूँ, रॉ मटेरियल इज़ रिटर्न होता है, जिससे हम खरीदते हैं वो कौन होता है हमारा,
सप्लायर होता है। जैसे ये हमने अकाउंट पेबल सलीम लिखा, सलीम सप्लायर था जिसको हम पेमेंट करेंगे फ्यूचर में। व्हेन रॉ मटेरियल इज़ रिटर्न, जब रॉ मटेरियल रिटर्न होता है किसी डिफेक्टिव की वजह से, जब हम रॉ मटेरियल परचेज करके लेकर आते हैं और उसको चेक करते हैं, उसमें कुछ डिफेक्ट निकलता है, तो हम लाजमी तौर पर सप्लायर को वापस कर देंगे, भाई हमारे काम का नहीं है। तो जब भी एंट्री आएगी व्हेन रॉ मटेरियल इज़ रिटर्न, जब भी रिटर्न की एंट्री आएगी तो आप ये एंट्री पास करेंगे। एंट्री होगी रॉ मटेरियल इज़ रिटर्न टू दी सप्लायर या टू मिस्टर सलीम एंड कंपनी, जिससे भी लिया है, या कैश भी लिया तो फॉर इन कैश रिटर्न किया कैश में, और रुपीज़ 10,000। पता चला कि जब हम 4 लाख का रॉ मटेरियल ख़रीद के लाए, उसमें से 10,000 का रॉ मटेरियल ख़राब निकला है, जो हमने रिटर्न कर दिया उसी सप्लायर को जिससे ख़रीदा था। तो उसकी एंट्री कैसे बनेंगे? तो हम क्या करेंगे, इस अगर हमने उधार में ख़रीदा है, इस अकाउंट पे, ये जो अकाउंट पेबल हमने पहले एंट्री बनाई थी, अकाउंट पेबल को डेबिट कर देंगे। अगर हमने कैश में ख़रीदा है तो कैश को उससे कैश ले लेंगे, डेबिट हो जाएगा कैश, ठीक है। और रॉ मटेरियल तो क्रेडिट होगा, चला गया हमारे पास। तो दोनों सूरतों में, या ये हो डायरेक्ट हो, या रॉ मटेरियल खाली रॉ मटेरियल हो, या डायरेक्ट रॉ मटेरियल हो, ये वापस कर दिया हमारे पास है नहीं तो ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। डेबिट हम ये देख लेंगे कि हमने जो रिकॉर्ड किया वो लायबिलिटी करी है, अकाउंट पेबल किया या कैश किया, जो भी हमने रिकॉर्ड किया उसको डेबिट कर देंगे। फर्स्ट करें हमने उधार में ली थी तो हम अकाउंट पेबल ब्रैकेट में देंगे, क्या नाम है, सलीम एंड को डेबिट कर देंगे। कितना का मालिक का वापस किया हमने, 10,000 रुपीज़ का, 10 का वापस कर दिया। और रॉ मटेरियल को हमने क्रेडिट कर दिया 10,000 से। टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल। मैं लेक्चर लंबा नहीं करूँगा, मैं 3 हिस्सों में इस लेक्चर को बनाऊँगा, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। जब 3 चीज़ें मिलती हैं तो प्रोडक्ट प्रोसेस में आती है। सबसे पहले हमें किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ आज मैं सारी रॉ मटेरियल की एंट्रियाँ पास कर देता हूँ आपके सामने। फिर दूसरी चीज़ हमें प्रोडक्शन को बनाने के लिए चाहिए होती है डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, दोनों चाहिए होती हैं। तो हम दूसरी एंट्री डायरेक्ट लेबर की बनाएंगे, इनडायरेक्ट लेबर की भी बनाएंगे। और थर्ड चीज़ होती है ओवरहेड, माने खर्चे, यानी जिसको बोलते हैं फैक्ट्री से आपके फैक्ट्री प्लांट से मुताल्लिक जितने भी खर्चे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होते हैं, उन सब खर्चों को भी रिकॉर्ड किया था, उसको फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड माने खर्चे। तो अभी हम आज की जो एंट्री बना रहे हैं डायरेक्ट रॉ मटेरियल से मुताल्लिक बना रहे हैं। परचेजिंग रिटर्न में अगर रॉ मटेरियल में डिस्काउंट मिलता है तो एंट्री बना लेंगे आप, व्हेन डिस्काउंट ऑन रॉ मटेरियल, जब रॉ मटेरियल को डिस्काउंट मिलता है आपको तो आप उसकी एंट्री क्या बनाएंगे, ये चौथी एंट्री। जिस तरह आपने रिटर्न बनाई थी ना, बिल्कुल उसी तरह डिस्काउंट भी बनाएंगे सेम, ये जो आपने बनाई ना। जब डिस्काउंट बनाएंगे करेंगे, अकाउंट पेबल को डेबिट कर देंगे, सलीम एंड कंपनी, और डिस्काउंट ऑन रॉ मटेरियल क्रिएट कर देंगे, डिस्काउंट ऑन रॉ मटेरियल। क्योंकि हमें फ़ायदा होता है, पैसे कम देना पड़ते हैं, डिस्काउंट दे देता है दुकानदार हमको, तो वो जब भी रेवेन्यू होती है हमारे को तो उसको क्रेडिट करते हैं, उसका नेचर क्रेडिट होता है। और ये लाइबिलिटीज़ चूँकि कम हो जाएगी, अब पे नहीं करना पड़ेंगे लाइबिलिटीज़ करने, जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है उसको डेबिट करते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमें दिया 5,000 रुपये का डिस्काउंट मिला है, 5,000 रुपये का डिस्काउंट रिकॉर्ड कर दिया। टू रिकॉर्ड
डिस्काउंट ऑन रॉ मटीरियल, परचेज करते वक्त रॉ मटेरियल में हमें डिस्काउंट मिला 5,000 रुपये का। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एक साथ ही एंट्री होती तो आप एक साथ बनाते, परचेज के साथ होते, परचेज इतने की खरीदी उस पर डिस्काउंट इतना मिला तो फिर वहाँ पे हम करते हैं परचेज जितने की करी है वो पूरा अमाउंट लिखते हैं। पेमेंट के अंदर हमारे दो पोर्शन हो जाते हैं, एक तो डिस्काउंट का हो जाता इतना डिस्काउंट है, परचेज के अमाउंट में से डिस्काउंट निकाल के अकाउंट पे बिल क्रेडिट कर देते, इतने पैसे हमने उसको पे करने हैं। अगर कैश में देते तो कैश क्रेडिट कर देते। ठीक है, अब लास्ट अब एंट्री और बनाते हैं, 2 एंट्री और बनाते हैं। यहाँ तक तो हमने परचेजिंग और रिटर्न और डिस्काउंट से मुतालिक तमाम रॉ मटेरियल की एंट्री करी, क्योंकि पहला आपका किसी भी प्रोडक्शन का जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट जो आइटम होता है वो रॉ मटेरियल होता है। बिना रॉ मटेरियल की कोई प्रोडक्ट बन ही नहीं सकती। अगर मेरे को पेन बनाना है, मेरे पास प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक की प्रोडक्ट बनानी है तो मैं प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता। रॉ मटेरियल सबसे पहला आइटम्स है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो पहले मैं रॉ मटेरियल की एंट्रियाँ पास कर रहा हूँ, ताकि तमाम पॉसिबल एंट्रीज़। उसके बाद दूसरा स्टेज आता है लेबर्स का, क्योंकि जब रॉ मटेरियल आ जाता है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कराया जाता है, काम करवाया जाता है इसके ऊपर, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है प्रोडक्ट का उस डिज़ाइन में लाने के लिए प्रोडक्ट के डिज़ाइन के मुताबिक वो लेबर काम करती है। लेबर हम मैनुअल यानी इंसानों के ज़रिए भी काम ले सकते हैं और मशीन से भी काम ले सकते हैं। दोनों किस्म को हम लेबर में डालते हैं। मशीन लेबर भी हो सकती है और जो है इंसानी ह्यूमन लेबर भी हो सकती है, लेकिन दोनों लेबर में ही शुमार होंगे, मशीन से काम ले रहा है या इंसानों से काम ले रहा है। तो उसकी एंट्री बनाएंगे बाद में। फ़िलहाल आज जो है लेक्चर को लंबा नहीं कर रहा है, आज हम बनाएंगे सिर्फ रॉ मटेरियल तक की एंट्री। अब 1 या 2 एंट्री और रह गई हैं, मुकम्मल हो जाएगा। चलें जी, नंबर 5। अब आप प्रोडक्शन प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपके जनरल ऑफिस को कहता है कि भाई हमें प्रोडक्शन के लिए ये किस्म का रॉ मटेरियल भेजें, डायरेक्ट रॉ मटेरियल भेजें प्रोडक्शन। कौन सा रॉ मटेरियल भेजें? डायरेक्ट रॉ मटेरियल की बात हो रही है। प्रोडक्शन वाली सब डायरेक्ट रॉ मटेरियल मंगवा रहा है प्रोडक्शन पे। अब जनरल डिपार्टमेंट आपका जो होता है वो उसने परचेज करके रखे हुए हैं हर किस्म के रॉ मटेरियल, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी, हर किस्म की परचेजिंग करके रखी है ज़रूरत के मुताबिक। जैसे ही ऑर्डर आया है रिक्विजिशन उसके मुताबिक उसने डायरेक्ट रॉ मटेरियल, यानी डायरेक्ट रॉ मटेरियल मतलब जिसके ऊपर प्रोडक्ट बनेगी उसको बोलते हैं डायरेक्ट रॉ मटेरियल। जो मटेरियल प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रॉ मटेरियल। जिसका ताल्लुक डायरेक्ट प्रोडक्ट से है, प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई हो रहा है, पता चल रहा है। तो अब हम लिखेंगे व्हेन डायरेक्ट रॉ मटेरियल इज यूज ऑन जॉब। जब डायरेक्ट रॉ मटेरियल जॉब पे या प्रोडक्ट बनाई जा रही है उस पर इस्तेमाल होता है तो उसकी एंट्री क्या बनती है? अब प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर आ गए हैं हम। चलो मैं हाथ से लाइन कीजिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको याद रखें भी। देखिए, जब भी हम प्रोडक्शन के अंदर यूज़ करेंगे, रॉ मटेरियल को करें, लेबर को करें, फैक्ट्री ओवरहेड को करें, तो हमें हमेशा तीनों सूरतों में हमेशा वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। क्योंकि रॉ मटेरियल पहला आइटम है, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर। तो अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेज दिया जनरल ऑफिस ने, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूज़ कर रहा है, जनरल ऑफिस एंट्री कर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंट्री कर रहा है वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को, जिसको हम शॉर्ट में ये भी बोलते हैं WIP भी बोलते हैं। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। फ़र्ज़ करें हमने ये रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है, वहाँ पर 1,50,000 रुपये का रॉ मटेरियल जॉब में, मैन्युफैक्चरिंग जॉब में यूज़ हुआ है जहाँ प्रोडक्शन हो रही है। तो 1,50,000 हम अब क्रेडिट क्या करेंगे? ये जो हमने ऊपर लिखा था डायरेक्ट रॉ मटेरियल अकाउंट को जो डेबिट किया था, अब इस अकाउंट में से हमारे पास 1,50,000 का माल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चला गया, तो इसको डिक्रीज़ कर देंगे। डिक्रीज़ करने के लिए क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये असेट्स होता है, जो चीज़ आपकी है वो असेट होती है, जब उसमें कमी होती है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं डेबिट से।
तो 1,50,000 तक का ये डायरेक्ट रॉ मटेरियल जो डेबिट है, इसको इस अकाउंट को हम क्रिएट कर देंगे। डायरेक्ट रॉ मटेरियल अकाउंट, 1,50,000 हमारे पास से मटेरियल जॉब पर चला गया, फैक्ट्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चला गया है, अब उसको जॉब में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, जॉब में जब जाएगा तो ये एंट्री पास की जाएगी। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, डायरेक्ट रॉ मटेरियल को क्रेडिट कर देंगे, नरेशन करेंगे टू रिकॉर्ड वर्क, हमने याद करा वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस बस इतनी एंट्री कर देंगे। अब जब यहाँ से प्रोडक्ट तैयार होकर आ जाएगी, अभी तो हमें अभी तैयार नहीं हो सकती, एक चीज़ से तैयार नहीं हो सकती है प्रोडक्ट। ठीक है ना। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कोई फ़र्ज़ करें, एक एंट्री और भी बन सकती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास आप जो रॉ मटेरियल भेज रहे हैं या आपने भेजा है, इसमें से कुछ जो है डिफेक्टिव निकलता है तो वापस कर देगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो जो अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपके भेजे हुए माल को वापस करता है तो उसकी एंट्री क्या बनाएंगे आप, ये एंट्री। बस यही रॉ मटेरियल की टोटल इम्तान में ये इन्हीं में से कोई एंट्री आ सकती है। यही टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर टोटल एंट्रियाँ यही हो सकती हैं रॉ मटेरियल की। इसके अलावा आपके पास कोई और एंट्री नहीं बन सकती। व्हेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिटर्न डायरेक्ट रॉ मटेरियल एज डिफेक्टिव हो या ज़्यादा तादाद में चला गया, ज़्यादा या यूज़ के लिए नहीं, ज़रूरत नहीं है, डिफेक्टिव और नॉट नीड, अगर नीड ना हो तो वो वापस कर देगा आपको जनरल डिपार्टमेंट को। तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी, तो उसकी एंट्री ये उलट हो जाएगी एंट्री, ये जो आपने भेजा ना वो एंट्री उलट हो जाएगी। हम डायरेक्ट रॉ मटेरियल को डेबिट कर देंगे, डायरेक्ट वापस आ गया रॉ मटेरियल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। फर्स्ट करें ये 3,000 रुपये का वापस भेजा है, 15,000 रुपये का वापस भेज दिया, 15,000 का वापस आ गया है। तो हम वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को कम कर देंगे, क्रिएट कर देंगे, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट 15,000 टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम प्रोडक्शन से वापस आया, प्रोडक्शन से वापस आया उसकी एंट्री है। तो स्टूडेंट आपने देखा, मैंने आपके सामने तमाम पॉसिबल एंट्रियां मटेरियल से मुताल्लिक बना दी हैं। इसके अलावा इम्तहान में कोई और एंट्री नहीं आ सकती। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें, अभी आपके पेपर में टाइम है तो प्रैक्टिस करें काफ़ी, और आराम से इन एंट्रियों के बेस पे किसी से ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप निकाल लेंगे। मेरी आवाज़ को बार बार सुने, जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप उसको बार बार सुने और देखें कैसे बनाइए, और आप अपने सवाल में से मटेरियल से मुताल्लिक तमाम एंट्री की कर सकते हैं। अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेबर और ओवरहेड की एंट्री देखिए, पूरा सेट 2 लेक्चर में मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में ये फॉर्मेट पूरा मुकम्मल हो जाएगा, आप आराम से सवाल हल कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जब ये मुकम्मल कर लूँगा एंट्रियाँ तो मैं इनकी कैलकुलेशन भी करके जाऊँगा, कौन कौन सी पॉसिबल कैलकुलेशन है इसमें आपने करना पड़ती हैं इम्तहान के अंदर। कुछ एग्जामिनेशन सवाल अगर मेरे पास पेपर नहीं है तो मैं देखूँगा, कोई पेपर मेरे पास मिल गया तो, वरना या किताब देखूँगा तो मैं आपको सॉल्व करके जो है दे दूँगा। अभी मेरे पास चूँकि बीकॉम के पेपर नहीं है, मैंने किया हुआ ICA में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो ये लेवल जो है मुझे नहीं पता इसकी एंट्री, लेकिन मैं आपको पूरी पॉसिबल कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बता रहा हूँ। आप मेरे लेक्चर को लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरे लेक्चर को आगे ज़्यादा से ज़्यादा जो है
इसको भेजें, जितनी तेज़ी से ये इसको लोग जो हैं ग्रो करेगा चैनल, तो हमें पढ़ाने में मज़ा आएगा। वरना हम बहुत से लेक्चर, आपने देखा होगा, हम 1-2 लेक्चर बनाने के बाद छोड़ देते हैं, उसका रेस्पॉन्स आते नहीं है, उसकी लोग देखते नहीं हैं, तो हम उसको छोड़ देते हैं, अपना टाइम ज़ाया नहीं करते। हमारा टाइम भी बहुत कीमती है। अगर रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो हम उसके सारे लेक्चर बनाएंगे, पूरी किताब सॉल्व करेंगे, हर चीज़ करेंगे। रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो हम 2-3 लेक्चर में उसको छोड़ देते हैं, आगे नहीं बढ़ते। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसका अधूरा हिस्सा पूरा मुकम्मल करेंगे। ठीक है, बस ज़रूरत है कि आपकी तरफ से रेस्पॉन्स अच्छा आए, हम काम करते रहेंगे आपके लिए। अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।